सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। नमस्कार। बिहार विधानसभा के लिए दूसरे चरण का आज मतदान हुआ। इसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ और बम्पर वोटिंग की खबर है जो पिछले हर वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब बिहार में मतदान हुआ है, पहले चरण के मतदान में भी 64.66% मतदान हुआ था और इस बार ये आंकड़ा इससे भी आगे जा चुका है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और 243 सीटों पर मतदान अब संपन्न हो चुका है 2 चरणों में। हम आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में आपका। धन्यवाद हर्ष जी। आइए सुनते हैं कि दीपेंद्र जो इस वक्त बिहार में हैं, हमारे संवाददाता हैं, क्या कहना है उनका। नवादा जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों हिसुआ, नवादा, रजौली, गोविंदपुर और वारिसलीगंज में आज मतदान हुआ। इस जिले में कुल 17 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने 2000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए थे। पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान को देखते हुए इस बार नवादा जिले के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से पिछले विधानसभा में हुए 50% मतदान के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक नवादा जिले में 57% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। इस बार चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज्यादातर मतदान केंद्रों पर पुरुषों से अधिक महिलाओं की भीड़ थी। चुनाव आयोग के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विशेष इंतजाम किए थे। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और कंट्रोल रूम से पूरे मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा रही थी। 12,500 से अधिक पुलिसकर्मी पूरे जिले में तैनात थे। नवादा, हिसुआ और वारिसलीगंज में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला, जबकि सुरक्षा कारणों के कारण रजौली और गोविंदपुर में मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। मतदान के समाप्त होने के साथ ही नवादा जिले से अपनी किस्मत आजमा रहे 55 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। प्रमुख विधानसभा क्षेत्र नवादा सीट पर जेडीयू ने मौजूदा विधायक विभा देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आरजेडी ने कौशल यादव को मैदान में उतारा है, जबकि अनुज सिंह जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हिसुआ सीट पर भाजपा ने अनिल सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने नीतू कुमारी को मैदान में उतारा है। देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां की राजनीति ने हमेशा केंद्र को प्रभावित किया है शुरू से, अगर आप इतिहास देखें। इसलिए बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण और भी हो जाता है। वैसे सारे चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव और महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार बिहार में वोटों का प्रतिशत बहुत ज्यादा हुआ है। हर रिकॉर्ड टूटा है, पहले चरण में भी और आज दूसरे चरण में भी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे वोट प्रतिशत पर। लोकतंत्र में जो मतदान है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भागीदारी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का यह एक खूबसूरत पक्ष है। और जहाँ तक बिहार में अब तक के चुनावों को लेकर के कहें तो जो रिकॉर्ड मतदान की बात हो रही है, वो इन संदर्भों में भी देखा जाना चाहिए कि जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण जो चुनाव आयोग ने चलाया था, उसकी वजह से जो 65 लाख नाम कटे हैं, मुझे लगता है कि उन संख्याओं को हटा करके देखेंगे, अगर उनको जोड़ते, उसके लिहाज से ये मतदान का आंकड़ा कम हो सकता है, प्रतिशत कम हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो 65 लाख गैर जरूरी या मृतक या जो भी ऐसे नाम थे वो जो गायब हुए हैं या हटाए गए हैं या हटे हैं, उसके संदर्भ में देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक मतदान प्रतिशत है। तो इस भागीदारी को हमें इस अर्थ में देखना चाहिए कि बिहार का जो वोटर है, जो मतदाता है, वो बहुत जागरूक हो रहा है। और वैसे तो लोकतंत्र में मतदाता की जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है और मतदाता का जागरूक होना ही लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा कारक होता है। तो बिहार के जो चुनावों में मतदाताओं की जो बम्पर भागीदारी हुई है, उसको इन अर्थों में देखा जाना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उमेश जी, मैं कुछ आंकड़े दे दूं। आज दूसरे चरण का मतदान बिहार में संपन्न हुआ। 122 सीटों के लिए मतदान हुए और 122 सीटों में से 101 सीटें जो थीं वो सामान्य श्रेणी की सीटें थीं। 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए
आरक्षित हैं इन सीटों में, और लगभग इस चरण में 3,70,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। जितने मतदाता थे और जो प्रतिशत आएगा उतने लोगों ने प्रयोग किया होगा। कुल 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। और आपने अभी जो बताया कि जो SIR हुआ है जिसकी बड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन अब अगर बिहार में मतदान का प्रतिशत देखें जो कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ा भी है, और जो आपने इसका विश्लेषण किया कि जो मतदाता जिनका निधन हो गया था, जो नहीं थे, जिनका नाम चल रहा था, उनकी जब सफाई हुई है तो ये प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वैसे वहां बम्पर वोटिंग हुई है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे दो चीजें साबित होती हैं कि पहले जो SIR की प्रक्रिया है ये बड़ी ही वाजिब प्रक्रिया है और ये होनी चाहिए, साइंटिफिक है, और इसका प्रभाव बिहार चुनाव पर दिख रहा है। और एक चीज और भी है कि जब ये SIR की प्रक्रिया को लेकर के बहस चल रही थी तो उस समय IIM बेंगलुरु के एक प्रोफेसर और जो SP जैन कॉलेज मुंबई का है, ये दो प्रोफेसरों का एक सम्मिलित डाटा अध्ययन आया था। उस अध्ययन रिपोर्ट से भी यह साबित किया गया था कि बिहार की मतदाता सूची में ऐसे बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनका या तो निधन हो गया है या जिन्होंने जगह अपनी छोड़ दी है, पलायन कर चुके हैं, वहां नहीं रहते हैं। और जो जन्म मृत्यु के जो डाटाज हैं, जो आंकड़े हैं, उसके लिहाज से भी उन्होंने साबित किया था कि ये जो मतदाता सूची है वो गैरवाजिब है। तो मुझे लगता है कि एक तो बहुत जरूरी चीज है, और आप जानते हैं कि बिहार की सफलता के बाद फिर और 10 राज्यों में शुरू हो चुका है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बिहार के चुनाव में मतदाताओं ने जो भागीदारी दिखाई है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आप जानते हैं कि बिहार का समाज बहुत ज्यादा राजनीतिक है। बिहार के राजनीतिक हलकों की बात तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनता है, जिसको बोलते हैं ना कि दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर, खेत में, खलिहान में, वो बहुत ज्यादा राजनीति की चर्चा करता है। तो मुझे लगता है कि उस राजनीतिक चर्चा का भी एक असर है। और बिहार के बारे में एक, और उत्तर प्रदेश के बारे में भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कहा जाता है कि दिल्ली की राह यूपी और बिहार से ही गुजरती है। बिहार के बिना केंद्र की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि भारतीय जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसमें 1991 का एक चुनाव इसका अपवाद है कि जिसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तत्कालीन बहुमत प्राप्त पार्टी को, या जिस पार्टी ने सरकार बनाया था, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन इसके अलावा आप जितने भी चुनाव देखेंगे 1952 से लेकर के और 2024 तक के हर चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश की बम्पर भागीदारी ही केंद्र सरकार की गारंटी होती है, उसके गठन की गारंटी होती है। तो मुझे लगता है कि जो बिहार का मतदाता है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा जागरूक रहा है। वो बहुत, कई बार तो मुझे लगता है कि वो अति राजनीतिक है। वो बहुत ज्यादा राजनीति की बात करता है, राजनीति की सोचता है, राजनीति पर चर्चा करता है। मुझे लगता है इसका असर दिख रहा है। और जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें एक चीज देखिए कि पिछली बार भी जो 2020 का विधानसभा चुनाव है, पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट डाले थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आखिरी आंकड़े आएंगे जो चुनाव आयोग बाद में जारी करता है, तो उसमें भी कहीं न कहीं उसी जो प्रक्रिया रही है, वही जो प्रवृत्ति रही है 2020 वाली, वो इस बार भी दोहराई जाती हुई दिखेगी। और मैं बता दूं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान 2020 में 59.69% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि उनकी तुलना में महज 54.45% इतने ही पुरुष मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, मतदान में भागीदारी की थी, मतदान किया था। तो मुझे लगता है कि इस बार भी महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत ज्यादा रहेगी। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बार के आप चुनाव में देखेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा रहा जो जीविका दीदी वाला रहा है, जो 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता उनको आर्थिक रूप से देने की सरकार ने घोषणा की थी, नीतीश सरकार ने, और वो दी भी जा रही है। शुरुआत में 75 लाख महिलाओं को दिया गया और चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता रहा। तो ये एक बड़ी वजह रही है। दूसरी, महिला सुरक्षा। और एक चीज और देखेंगे कि जो नीतीश राज के पहले की जो सरकार रही है उसको लेकर के, और उसके जो छवि रही है उसको लेकर के इस बार बड़ी जोर शोर से मुद्दा उछाला गया, खासतौर पर सत्ताधारी गठबंधन द्वारा ही, NDA की तरफ से। मुझे लगता है कि इसका भी एक बड़ा असर पड़ा है। लेकिन एक चीज और भी है कि जो रोजगार का मामला है, आप जानते हैं कि बिहार के नौजवान सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए, दोनों ही वजहों से वो पलायित होते रहते हैं। पलायन और प्रवास दोनों में अंतर होता है।
तो प्रवास तो खुशी खुशी होता है, अपने विकास के लिए होता है, पलायन में मजबूरी होती है। मुझे लगता है कि बिहार में ये मजबूरी कहीं ज़्यादा रही है, खासतौर पर शिक्षा और रोजगार को लेकर के। तो एक चीज़ और देखेंगे कि जो सरकारी नौकरियों का क्रेज आज भी बिहार के समाज में सबसे ज़्यादा है। आप जानते हैं कि भारत के जो करीब 650 जिले हैं, उन सभी जिलों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी कैडर का कोई ना कोई एक IAS, IPS, IRS अफसर, या हो सकता है कि सारे कहीं ना कहीं मिल ही जाते वो बिहार के ही मिलेंगे। तो एक क्रेज है बिहार का। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा, खासतौर पर जो विपक्षी गठबंधन रहा है उसकी ओर से। तो इसकी वजह से बम्पर मतदान हो रहा है। अभी किसकी ओर जाएगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उमेश जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, महिलाओं की सशक्त भागीदारी। और अगर आप देखें कि इसकी वजह क्या हो सकती है, पिछले 10-11 वर्षों में जिस तरीके से देश में, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में महिलाओं का जिस तरीके से सशक्तिकरण हुआ है, चाहे वो वित्तीय समावेशन के जरिए हो, फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए हो, जनधन मोबाइल के जरिए हो, आज पूरे देश की महिलाएं स्वतंत्र हैं, अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, अपना खाता चला रही हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो महिलाओं में जागरूकता आई है, उनमें एक आत्मनिर्भरता आई है। और इस वजह से भी ये सिर्फ बिहार में ही परिलक्षित नहीं होता है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी जब हम देखते हैं तो ऐसा ही होता है। आपने चुनावी मुद्दों की भी बात की कि रोजगार के मुद्दे रहे वहां पे, और तमाम मुद्दे रहे, पलायन के मुद्दे रहे। लेकिन एक खास बात अगर देखें कि आम तौर पर अगर अब दोनों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आने बाकी है 14 तारीख को, दो पार्टियों के बीच या दो गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, महागठबंधन और एनडीए के बीच में। लेकिन एक आपसे जानना चाहेंगे कि एक तीसरी शक्ति भी, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी भी इस बार मैदान में रही। आपको क्या लगता है, अब जब दोनों चरणों का चुनाव हो चुका, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा नजर आ रहा है, कितना प्रभावित वो पार्टी करेगी? प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा जो असर रहा ये रहा कि बिहार की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा बात रही है कि आप देखेंगे जाति और धर्म पर बहुत दिनों से चलती रही है। प्रशांत किशोर के आने के बाद वो रोजगार, पलायन, इन सब मुद्दों पर, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर राजनीति आई। तो और एक चीज और देखने की बात है कि पोस्ट मंडल जो पॉलिटिक्स है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो एक राजनीति बनती है और उसके सबसे बड़े अगुवा उभर के आते हैं उसी बिहार की ही धरती से, जिसके एक ओर अभी नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं और दूसरी ओर जो महागठबंधन है उसके प्रमुख पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव हैं, वो उसी आंदोलन से उभर के आए हैं और उसी दौर में ज्यादा तेजी से उभरे हैं पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स में। तो उसमें देखेंगे कि जाति और धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा होती रही है। और ऐसे दौर में प्रशांत किशोर जो एक सवर्ण समाज से आते हैं, आने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से बिहार की राजनीति को जाति और धर्म की बजाय शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दों पर केंद्रित किया और सारे दलों को उस पर बात करनी पड़ी, मुझे लगता है ये उनकी उपलब्धि है। तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए खासतौर पर राजनीतिक रूप से कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में, भले ही इस बार वो चुनावी बड़ी सफलता न हासिल कर पाए, लेकिन बिहार की राजनीति में उन्होंने एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश तो की है, उसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं। और एक चीज ये भी है कि वो दावा करते रहे हैं कि कहीं जो ये जीविका दीदी का कंसेप्ट आया और जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए, कहीं ना कहीं उसमें उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की भागीदारी रही है। तो प्रशांत किशोर को अभी देखा जाना है, 14 तारीख को तो ये सब पता चलेगा। लेकिन ये है कि एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट वो बिहार की राजनीति में जरूर रहेंगे। एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट ये जो तीसरी पार्टी रही वो जरूर रहेगी। बिहार विधानसभा के लिए दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही पहले और दूसरे चरण मिलाकर 243 सीटों के लिए वहां मतदान हो चुका है। 14 नवंबर को नतीजे आने सुबह से ही शुरू हो जाएंगे और शाम तक लगभग सारे नतीजे आ जाएंगे। आकाशवाणी पर आप सुबह से ही ट्यून इन करें और एनालिसिस के साथ जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे आप उनको भी सुन सकते हैं। फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। उमेश जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पत्रकार उमेश चतुर्वेदी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। सुर्खियों में